बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्रोयन। ये सेकंड लास्ट टॉपिक आपका बनता है, ये आपके ग्रुप में तकरीबन। इसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रोयन होती क्या है ना। तो इसकी डेफिनेशन ये फर्स्ट लाइन में आ जाती है, एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड क्रोयन। कि कोई भी मेटल है उसको एटमॉस्फेरिक एक्शन की वजह से उसकी जो डिके हो जाता है वो चेंज हो जाता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं क्रोयन। जैसे आयरन का हम कहते हैं कि उसको जंग लगता है कि वो ऑक्सीजन जो है ना, हवा जो है उसमें ऑक्सीजन और वाटर वाटर की मौजूदगी में उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। उसके ये डिके हो जाता है उसका। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास है इसी तरह एल्यूमिनियम मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। लेकिन इस तरह हमारे पास कई मेटल्स हैं जो इस तरह क्रोयन का प्रोसेस शो करती हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ हमारा बनता था कि डिफाइन क्रोयन, उसकी ये डेफिनेशन आ गई। सेकंड आता है एग्जांपल दे दें। तो एग्जांपल में आपके पास नीचे जैसे ये सेकंड जो पैराग्राफ है ना, उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ जब कांटेक्ट में आती हैं तो फिर वो उनके ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट्स बन जाते हैं। तो ये जो बाज़ दफ़ा तो ये उनके ऊपर एक लेयर की शक्ल में जुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से और ज़्यादा अटैक नहीं होता और वो मेटल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और मोस्टली ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अ, उतर जाते। जैसे आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन की जब जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है तो उसके ऊपर लेयर जमती नहीं है बल्कि वो उतर जाती है, नीचे से और आयरन आ जाता है, वो फिर उसकी मजीद ऑक्सीडेशन होती है, वो फिर चलता रहता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ना, ये तीसरे पैराग्राफ में, द केस वुड बी डिफरेंट व्हेन द मेटल इज इन कांटेक्ट विद वाटर। जब मेटल आपकी पानी के साथ इन कांटेक्ट आती है तो हमारे पास ये केस डिफरेंट होता है। केस डिफरेंट इस लिहाज से है कि वो जो आयरन के ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, वो ऑक्साइड्स जो हैं वो उतर जाते हैं, मतलब पानी के अंदर हल हो जाते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व। पहले तो वो ऊपर मेटल के मौजूद थे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो मेटल के अंदर पानी के टच की वजह से, पानी के आने की वजह से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उतर जाते हैं। नीचे से मेटल और निकल आती है, उसकी फिर क्रोजन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी कि ये वाटर जो है ना, इसका क्या नुकसान है, ये वाटर का क्या इफेक्ट है क्रोयन के प्रोसेस में। तो हम कहते हैं कि ये क्रोयन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स वगैरह की जो लेयर बनती है उनको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और फिर और मेटल जो है वो क्रोड होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आपका बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी उन्होंने ये इसी को एक्सपेंड करके क्वेश्चन बनाया हुआ था। बेसिक जो फिनोमेना इसके अंदर होता है, ये आपको जो फिगर नज़र आ रही है इसको आप देखें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से मुराद है कि जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास कापर मेटल है, काप वैसे मेटल कापर है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ना एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है। ठीक है, या एल्यूमिनियम ले लें तो वो एल्यूमिनियम हो तो उसके अंदर कापर जो है वो इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है, ऐसे कह लें। यहाँ पे इसने वैसे एग्जांपल ली है क्रोजन ऑफ एल्यूमिनियम इन कांटेक्ट विद कापर, ये नीचे लिखी। इसका मतलब एल्यूमिनियम मेटल मेन है और कापर जो है उसमें इम्प्योरिटी के तौर पे आ रहा है। अब होता क्या है
कि एक रेक्टिव मेटल है, एक लेस रेक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम रेक्टिव मेटल है, कॉपर जो है वो लेस रेक्टिव मेटल है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, चैप्टर नंबर 10 में, कि जब दो मेटल्स हो, एक रेक्टिव मेटल हो एक लेस रेक्टिव मेटल हो, दोनों को अगर एसिड के सोल्यूशन में या पानी वगैरह के सोल्यूशन में हम ऐड करें ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है अंदर से। जो रेक्टिव मेटल है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वो लूज किए इलेक्ट्रॉन बाहर सर्किट में से, वायर में से मूव करके दूसरी जो लेस रेक्टिव मेटल है उस तक पहुंचते हैं। तो बाहर से सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो वो बैटरी जो भी है वो सेल जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो कॉपर है, जो लेस रेक्टिव मेटल है वो वैसे रहती है, लेकिन जो रेक्टिव मेटल है वो एक्ट करती है एज अ, कह लें कि अगर आप वहाँ पे उसको प्रोसेस को देखें ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले प्रोसेस को, उसमें जो लेस रेक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है ना बाहर सर्किट से। जो रेक्टिव मेटल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बन के नीचे सोल्यूशन में जाना होता है। जो रेक्टिव, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना के सोल्यूशन में Al+3 बना के सोल्यूशन में चली जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिस जगह पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो, उसको हम एनोड बोलते हैं। और जहाँ पे रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, रिडक्शन हो रही हो, उसे कैथोड कहते हैं। तो जो रेक्टिव मेटल है वो एनोड के तौर पे एक्ट करती है, कि वो एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाती जाती है। ठीक हो गई। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो आपकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और आयन में कन्वर्ट, आयन आपके सोल्यूशन में चले गए। जो लूज के इलेक्ट्रॉन है वो वायर सर्किट में से मूव करके पहुंचते हैं कॉपर के ऊपर, यानी जो आपका लेस रेक्टिव मेटल है उसके ऊपर पहुंचते हैं। वहां पे अब वो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मीडियम में से आते हैं कैटायंस, पॉजिटिव आयंस। वो वहां पे आके उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। कॉपर जो है, जो लेस रेक्टिव मेटल है, उसको कुछ नहीं होता, वो ऐसा ही रहती है। लेकिन जो आपकी रेक्टिव मेटल है वो डिकम्पोज होती जाती है, कि वो ख़त्म होती जाती है, क्योंकि वो आयन बन के सोल्यूशन में जाती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, इस वजह से। तो ओवरऑल हमारे पास पॉइंट ये आ जाता है कि एल्यूमिनियम जो रेक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जो और लेस रेक्टिव जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले के तो हाइड्रोजन वगैरह को गेन करवा के उसकी रिडक्शन करवा लेती है, उनकी हाइड्रोजन गैस वगैरह बना देती है। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये जो दरमियान में सोल्यूशन, इसको मीडियम चाहिए ना, रेक्टिव मेटल लेस रेक्टिव मेटल को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चाहिए, आयंस वाला सोल्यूशन चाहिए, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आयंस वाला सोल्यूशन कहाँ से आता है? तो कहते हैं जी कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में मौजूद है, अगर यहाँ पे पानी मौजूद है तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना देंगे ये H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना देंगे। और कार्बोनिक एसिड आगे फिर आयोनाइज होता है तो H+ आयन और HCO3-1 आयन बना देता है। यानी कार्बोनिक एसिड की आयनाइजेशन की वजह से ये आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आपका जो नीचे सोल्यूशन है वो आयंस वाला हो गया, उसमें आयंस आ गए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बन गया। ठीक है आयन। तो अब वो रेक्टिव मेटल लेस रेक्टिव मेटल जब इस आयंस वाले सोल्यूशन के साथ इन कांटेक्ट आती हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। इसमें रेक्टिव मेटल एनोड के तौर पे एक्ट करती है और लेस रेक्टिव मेटल कैथोड के तौर पे एक्ट करती है, और हमारा जो रेक्टिव मेटल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से मुराद ये जो रेक्टिव मेटल लेस रेक्टिव मेटल डिकम्पोज कैसे होती हैं, कैसे इनका ये प्रोसेस चलता है, उसकी बात है। देखिए यही यहाँ पे सारस ने इसी को एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, H+ आयन जब कॉपर पे आके इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और एल्यूमिनियम जो है वो चूँकि आयन बन के नीचे चली जाती है, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो नीचे सोल्यूशन मौजूद होते हैं उनसे मिल के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाती जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो फिर आपने टू दी पॉइंट लिखना है 2-3 लाइनों में, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे वर्डिंग में ना, हेडिंग वगैरह बना के। तो वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसकी ख्याल अगर बनाया तो ठीक, नहीं तो मैं इसका ना लॉन्ग क्वेश्चन बना के फिर नोट्स आपको शेयर कर दूँगी। उसके बाद हमारे पास है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में भी आया हुआ है एक दफ़ा।
उसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोयन, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रोयन से बचना हो तो क्या क्या तरीके कार हो सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से एक तो ये हम यूज़ करते हैं ना कि उसकी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कोटिंग कर दी, जैसे पेंट वगैरह या ऑयल लगा देते हैं। जैसे हम लोहे के गेट होते हैं ना हमारे, तो उनको पेंट किया होता है। पेंट करने का मकसद यही होता है कि लोहे आयरन जो है उसका एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, बल्कि जो पेंट की लेयर है वो उसको रोक के उसको सेव करे। जब पेंट उतर जाता है तो फिर वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये कोटिंग यानी ऑयल की या पेंट की या वार्निश या इनेमल वगैरह की जो कोटिंग हम कर लेते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि उसकी बचाया जाता है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि हम उस मेटल के अलॉय बना लेते हैं या दूसरी मेटल उसके ऊपर कोट कर लेते हैं ना, एक पतली लेयर की शक्ल में। अब दूसरी मेटल जो कोट करनी है उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि इससे रेक्टिव मेटल को कोट कर लें जिसको बचा रहे हैं, जैसे आयरन को हम बचा रहे हैं तो आयरन से रेक्टिव जिंक की कोटिंग कर लें, या उससे लेस रेक्टिव जैसे टिन है उसकी कोटिंग कर लें। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक उसको फिर ये दो नाम देते हैं, एक ये टिन प्लेटिंग, ये लेस रेक्टिव की कोटिंग हो ना, उसमें जिसको बचा रहे हैं उससे लेस रेक्टिव मेटल की कोटिंग करें तो उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन के ऊपर टिन को मेटल को चढ़ा रहे हैं तो उसको टिन प्लेटिंग कहते हैं, कोटिंग आयरन विद टिन, या इसका दूसरा नाम कैथोड कोटिंग भी है। और गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग ये है कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक आयरन से रेक्टिव मेटल है, तो ये एनोड कोटिंग यानी बन जाती है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ना ये प्रिवेंशन के तरीके कितने, वो आपने 3 मेथड बता दी। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि टिन प्लेटिंग या कैथोड कोटिंग क्या होती है, ठीक हो गई। और उसमें हमारे पास पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हम ये बताते हैं कि जी टिन जो है ना वो लेस रेक्टिव मेटल है, तो आयरन की कोटिंग हम कर रहे हैं उससे लेस रेक्टिव मेटल से। उसका फ़ायदा ये होता है कि आयरन जो है उसको वो बचाएगा, क्योंकि लेस रेक्टिव है, रिएक्शन करेगा नहीं एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, तो हमेशा ऐसी ही रह जाएगी ये मेटल और कभी भी ख़राब नहीं होगी ना। टिन टिन कभी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसने कभी रिएक्शन करना ही नहीं है एटमॉस्फेयर वगैरह के साथ, तो फिर अंदर आयरन जो उसके अंदर है उसको बचाता रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर कहीं से ये कोटिंग डैमेज हो जाए, टिन की कोटिंग उतर जाए, तो आयरन बाहर आ जाएगा, आयरन जो है ओपन हो जाएगा। अब आयरन रेक्टिव मेटल है और टिन क्या है, लेस रेक्टिव मेटल है। तो अभी जैसे पिछले पेज में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की बात की कि जब एक रेक्टिव और लेस रेक्टिव मेटल इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ इन कॉन्टेक्ट आते हैं, तो जो रेक्टिव होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, वो आयोनाइज होती जाती है। तो इस तरह यही यहाँ पे यही होता है कि टिन बचाता ज़रूर है कि खुद लेस रेक्टिव है, आप खुद रिएक्शन करेगा नहीं, आयरन अंदर उसको बचाता रहेगा जितनी देर तक वो ऊपर रहेगा। लेकिन अगर कहीं से कोटिंग डैमेज होगी, वो उतर गया, फिर आयरन बाहर आ गए, तो अब जब भी उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यानी पानी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से वो कार्बोनिक एसिड टाइप सोल्यूशन बन जाएगा, तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में की वजह से फिर ये आयरन की रस्टिंग और ज़्यादा, नॉर्मल जो होती है रस्टिंग वो तो स्लो होती है ना, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से उसकी रस्टिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसमें एक नुकसान आ जाता है। अगर कोटिंग डैमेज हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है और उसकी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो रस्टिंग शुरू हो जाती है, क्रोयन शुरू हो जाती है आयरन की। तो यहाँ पे एक आप एमसीक्यू एक तो ये याद रखना है कि टिन प्लेटिंग को कैथोड कोटिंग का नाम देते हैं, ठीक हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन की टिन प्लेटिंग होती क्या, एक्सप्लेन करें, वो बता दिया। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आखिरी पैराग्राफ में, इफ प्रोटेक्टिव लेयर इज डैमेज, प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाए तो क्या नुकसान होता है, क्या होता है, तो वो हमने अभी बताया कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है और उसकी रस्टिंग जो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि प्रोटेक्टिव लेयर के टिन प्लेटिंग में टिन अगर लेयर उतर जाए तो आयरन की रस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्यों, तो फिर हम यही एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद है गैल्वेनाइजिंग और जिंक कोटिंग या एनोड कोटिंग क्या होती है। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जिंक जो है ना उसको, वो रेक्टिव मेटल है, आयरन के ऊपर रेक्टिव मेटल चढ़ा देते हैं। मतलब वो जिंक जो है ना वो रिएक्शन करेगा अगर कहीं से, अव्वल तो जिंक जो है खुद अकेला तो इतनी जल्दी वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर कहीं से लेयर उतर जाए आयरन की और जिंक की, तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर बन भी जाए तो उस केस में भी जिंक चूंकि रेक्टिव मेटल है तो जिंक ही जाएगी,
आयरन कभी भी रस्टिंग उसकी नहीं होगी। तो इसलिए अब ये करते हैं ना कि जब वो ज़मीन के अंदर लोहे के पाइप्स वगैरह बिछाते हैं तो लोहे पाइप्स को तो कोटिंग की होती है, नंबर एक। नंबर दो, उसके इर्द गिर्द या उसके पास पास ना साथ जिंक के ब्लॉक रख देते हैं या उसके मैग्नीशियम के ब्लॉक रख देते हैं कि ये मैग्नीशियम या जिंक जो है ये आयरन से रेक्टिव है। तो अगर कहीं से वो पाइप डैमेज भी होता है, कोटिंग उतरती भी है, तो फिर ये जो रेक्टिव वाले हैं ये डैमेज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बना के तो वो रेक्टिव मेटल जो है वो आयंस में जाती रहेंगी, जो आयरन है वो मेरे से तक सेव रहेगा। ओके हो गई, ये तो दोनों के प्रोसेस हो गए जी। अब इनमें अगर कोटिंग चढ़ानी हो तो वो कैसे चढ़ाते हैं? उसका सिंपल तरीका ये होता है कि जैसे आयरन का टुकड़ा लिया, अब उसके पहले उसके ऊपर से आयरन ऑक्साइड वगैरह की जो लेयर वो नहीं होनी चाहिए ना, वो उतार लो। ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि वो मेटल का ऑक्साइड है ना, तो आप उसको हल्के से एसिड से वॉश कर लें, या रेक्टिव मेटल जैसे जिंक मेटल है उसके अंदर से ऐड करें तो वो जिंक उसके साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड की लेयर को उतार देगा। उतार दी, अब प्योर आयरन आपके पास आ गया जिसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं है, तो उसको क्या करते हैं कि एक टिन मेटल लियो पहले से ना, एक जगह पे टिन मेटल का हमने मेल्ट किया हुआ होता है, तो उसके अंदर उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन, मेल्ट की हुई टिन मेटल होती है, उसके अंदर हम वो आयरन का जो टुकड़ा है जिसकी आपने कोटिंग करी है उसको उसके अंदर डिप करते हैं, और डिप करके बाइट करके ठंडा करते हैं, तो वो उसके ऊपर वो कोटिंग आराम से हो जाती है, वही वो जम जाती है, तो ये कोटिंग होगी। इसी तरह जिंक का भी यही करते हैं, लेकिन जिंक में पहले जैसे मैंने बताया कि पहले आयरन लेके उसको जिंक मेटल के मोल्टन मेटल जो है ना उसके अंदर, ताकि वो जिंक ऑक्साइड वगैरह की अगर लेयर हो तो उससे वो उसको फिर ये करते हैं जैसे ये पहली लाइन में लिखा, आयरन शीट इन जिंक क्लोराइड बाथ, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया होता है उसके अंदर उसको आयरन को डिप करते हैं ताकि आयरन ऑक्साइड वगैरह है तो वो उतर जाए। ठीक है, फिर जो आयरन आपके पास शीट प्योर आ गई उसको फिर मोल्टन जो जिंक होती है उसके अंदर डिप करते हैं और बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं, तो आय जिंक उसके ऊपर अटैच हो जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक बनता है कि ये गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। एनोड कोटिंग आपका एमसीक्यू हो गया, और गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग का प्रोसेस क्या होता है। दूसरा नंबर ये हो सकता है कि जनाब अगर प्रोटेक्टिव लेयर जिंक गैल्वेनाइजिंग में या जिंक कोटिंग की डैमेज हो भी जाए तो भी आयरन को कुछ नहीं होता, वजह बता दे। या तीसरा ये जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफिशियल क्रोजन, ये दूसरे पैराग्राफ के एंड पे लिखा हुआ है कि वो जिंक जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, कुर्बानी दे रहा है अपनी अपने आप को, वो आयरन पानी के ये नहीं खत्म होता जा रहा है, लेकिन आयरन जो है ना वो उसको बचा रहा है, तो उस वजह से उसको फिर सेक्रीफिशियल क्रोजन का नाम भी देते हैं। ओके जी, उसके बाद लास्ट हमारा जी टॉपिक है क्रोमेट्स एंड ये सेकंड लास्ट है, बल्कि उसके आगे फिर वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला आ जाए। इसमें से सवाल आपके ना बस एक दो शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन इन ये क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स और आगे जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आज तक आया, कुछ एमसीक्यूज हैं और एक दो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट में एमसीक्यू इसका बनता है कि क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स आर साल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड, ये एमसीक्यू हो गया। यानी क्रोमिक एसिड के जो है साल्ट है उसको क्रोमेट कहते हैं, और डाइक्रोमिक एसिड का जो साल्ट है उसको डाइक्रोमेट कहते हैं, तो ये एमसीक्यू आपका होगा। दूसरा ये है कि बोथ एसिड्स एग्जिस्ट ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, ये एमसीक्यू हो गया। और आइसोलेट ये नहीं होते बल्कि डीकम्पोज हो जाते हैं ना, ये भी एमसीक्यू है कि दे आइसोलेट देम फ्रॉम, ट्राई किया गया है सॉल्यूशन, दे डीकम्पोज इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, उसमें ये डीकम्प और वाटर में डीकम्पोज हो जाते हैं, तो ये एमसीक्यू में। साल्ट्स इसके क्वाइट स्टेबल, इनके साल्ट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं लेकिन एसिड स्टेबल नहीं है। सोल्यूशन में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जब उनको आइसोलेट करने की कोशिश करें तो वो नहीं होते बल्कि डीकम्पोज होके क्रोमिक एनहाइड्राइड और वाटर में बदल जाते हैं, तो ये एमसीक्यू में आपने ये पॉइंट याद रखें। उसके बाद पोटेशियम क्रोमेट जो है इसकी प्रेपरेशन के ये 3 मेथड लिखे हुए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि राइट द मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। ठीक हो गया, लेकिन पेपर को देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता तो ज़रूर है, आया वैसे नहीं है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है और नीचे ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। क्रोमेट आयन था ना CrO4, ये CrO4 -2 बनता है ना, CrO4 -2,
तो क्रोमियम के साथ 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है, इन दोनों के ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1, तो ओवरऑल वो -2 हो गए। इस तरह डाइक्रोमेट करेंगे तो वो आपके पास है Cr2O7, 2 क्रोमियम है और उनके साथ 7 ऑक्सीजन है, तो एक तो सेंटर में आ गई और बाकी जो है ना 3 ऑक्सीजन 3 क्रोमियम के ऊपर है, 2 डबल बॉन्ड के साथ है और एक जो है वो सिंगल है, उनके ऊपर -4 को -2 है ना, तो एक ऑक्सीजन एक क्रोमियम की -1 है, एक ऑक्सीजन दूसरे क्रोमियम की -1 है, तो दोनों को मिला के वो -2 चार्ज बन जाता है। ये डाइक्रोमेट आयन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर के हवाले से इसका हो सकता है, मे भी पास पेपर में ये आया भी हो। उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन का, ये तो हो गया जी। उसके बाद इसी में एमसीक्यू आपका है पहली लाइन में ना कि ऑलमोस्ट ऑल द क्रोमेट्स आर येलो इन कलर। क्रोमेट्स का कलर क्या होता है? येलो होता है। जैसे अगले एग्जांपल सुन के इनसॉल्युबल लेड क्रोमेट जो है ये यूज होता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ येलो ऑयल कलर कॉल्ड येलो क्राउन। अब ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है कि येलो क्राउन का फार्मूला, येलो क्राउन जो होता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है, कौन सा क्रोमेट यूज होता है, तो लेड क्रोमेट आ गया। ये एमसीक्यू में हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि येलो क्राउन क्या है, तो उसके लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इनसॉल्युबल जो लेड क्रोमेट है उसको हम यूज़ करते हैं येलो ऑयल कलर बनाने में, उसी को येलो क्राउन का नाम देते हैं। पोटेशियम उसके बाद है सेकंड जो है इनका इंटरचेंज है। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कैसे होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एक्वा सोल्यूशन हो ना उसकी मौजूदगी में ये होते हैं। जैसे ये क्रोमेट आयन था CrO4 - 2 H+ लेता है तो डाइक्रोमेट आयन बना देता है प्लस वाटर। और डाइक्रोमेट आयन जो है अगर उसको वाटर मिले तो वाटर के साथ वो हाइड्रोलिसिस उसकी होगी, यानी वो वापस कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट आयन में और H+ आयन में। तो यानी हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक तो ये पॉइंट हो गया ना कि जनाब क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन जो है एक्वा सॉल्यूशन में कोएग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं। कैसे? वो हमने इक्वेशन बना दी। फिर वो कहता है कि इस इक्विलिब्रियम पे, ये जो इक्विलिब्रियम बनी है इसके ऊपर एसिड का क्या इफेक्ट है, इसके ऊपर बेस का क्या इफेक्ट है। तो अगर हम कहते हैं जी अगर आप एसिड ऐड करते हैं ना तो एसिड क्या देता है सोल्यूशन में? H+ आयन देता है। तो ली-चार्टी प्रिंसिपल आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने कहा था कि अगर रेक्टेंट वाली साइड पे कोई चीज ऐड करें ना, इन दोनों आयन में से कोई आयन ऐड करें तो ये प्रोडक्ट की तरह मूव करेगा। इस तरह प्रोडक्ट में वाली साइड पे कोई चीज स्पीशी ऐड करें तो वो वापस रेक्टेंट वाली साइड पे आता है। तो अब यहाँ पे जब मैं एसिड इस इक्विलिब्रियम में एसिड ऐड करूंगा तो वो तो देगा H+ आयन, तो H+ आयन रेक्टेंट वाली साइड पे ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब क्रोमेट आयन जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे डाइक्रोमेट आयन की तरफ, यानी डाइक्रोमेट आयन की परसेंटेज ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं वहां पे बेस ऐड करूं तो बेस तो आपको पता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे? इस H+ आयन से मिलकर वाटर बनाना शुरू कर देंगे। हाइड्रोक्साइड आयन और H+ मिलके वाटर बनाना शुरू कर देंगे। वाटर बन के ये निकलेगा, यहाँ से रिमूव होता जाएगा, तो H+ आयन इसका मतलब यहाँ से खत्म हो रहे हैं, रेक्टेंट वाली साइड से आप कुछ निकालते जा रहे हो। जब रेक्टेंट से कुछ निकालें तो फिर प्रोडक्ट वापस रेक्टेंट वाली साइड पे आते हैं, तो इसका मतलब फिर डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमेट आयन में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, फिर उसके ऊपर एसिड का इफेक्ट क्या है, उसके ऊपर बेस का इफेक्ट क्या है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एसिड का इफेक्ट ये है कि H+ आयन जो है वो प्रोवाइड करता है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो डाइक्रोमेट आयन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब हम बेस लेते हैं तो बेस हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो H+ से मिलकर वाटर बना देता है, H+ आयन वो कंज्यूम करता है, ख़त्म करता जाता है। इस वजह से फिर डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमेट आयन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ये है मौजूद है। एक्सरसाइज का सवाल है तो ये ज़रूर करें आप। हाँ, एमसीक्यू इसमें ये आपने याद रखना है, जैसे अभी बात की हमने कि एसिड ऐड करेंगे। अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो फिर ये डाइक्रोमेट आयन ज़्यादा, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा और इसकी कम। और अगर बेसिक पीएच करते हैं, पीएच उसकी यानी 7 से ग्रेटर कर दें या बेस ऐड कर दें तो फिर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन डाइक्रोमेट से ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है जी पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये पीछे पोटेशियम क्रोमेट की बात है, अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट उसकी बात है
कि इसमें फर्स्ट उसकी प्रेपरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन होया है, हो सकता है आया आज तक नहीं है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन में आया भी हुआ है। और ये इसका कलर एमसीक्यू में हो सकता है कि ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 396 डिग्री सी, और पानी में ये फेयरली सॉल्युबल है, मतलब अच्छी तरह हल हो जाता है। अब इसमें एमसीक्यू ये ज़्यादा बनता है आपका कि इसका कलर क्या है ना, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इसने एग्जांपल दी है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें हमारे पास ये ए ऑप्शन रिएक्शन विद H2S है, तो ये वाली ये नीचे ओवरऑल जो रिएक्शन है बस वो लिखते हैं काफ़ी। इस तरह पोटेशियम रिएक्शन विद फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन है, वो हो सकता है। तीसरा रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड है। चौथा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का NaCl और H2SO के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिएक्शन बन जाए। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन लिखे, तो बाद वो कोई से दो रिएक्शन पूछेगा, तो आप A, B, C और D इन चारों में से कोई से दो लिख सकते हैं। और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपने ज़रूर याद करना है, ये एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज का सवाल भी बनता है, और पास पेपर में ये सवाल कई दफ़ा आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ना, कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक हो गया। या ये कह दे कि क्लोराइड आयन जो होते हैं, Cl माइनस आयन जो क्लोराइड आयन सोल्यूशन के अंदर डिटेक्ट करने हो तो कैसे किए जा सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल करके। ठीक हो गया। तो वो हम बताते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि ये हमें बता सकता है कि ये जो आपके पास अननोन साल्ट है इसके अंदर क्लोराइड है कि नहीं है। ये आपकी जो साल्ट एनालिसिस है ना एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, यूज़ होता है क्रोमाइल क्लोराइड का जो टेस्ट है। तो सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अभी हीट करते हैं हम, ये आपने इसी तरह वर्डिंग में भी लिख लें चाहे, और या ना लिखे तो यहाँ एरो के ऊपर हीट लिख दें कि जब उसको हीट करते हैं सॉलिड मेटल क्लोराइड के साथ, यानी जो जैसे मैंने यहाँ हमने एग्जांपल उसने भी ली हुई NaCl की ली हुई कि सोडियम क्लोराइड का मेरे पास सोल्यूशन अगर है, क्लोराइड आयन वहाँ मौजूद है, तो क्लोराइड आयन पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया सॉलिड, NaCl भी सॉलिड, दोनों सॉलिड इकट्ठे किए, फिर उसको हमने उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डायरेक्ट डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट डालते हैं और उसको हीट करते हैं। ठीक है। जब हीट करते हैं थोड़ा सा, तो फिर उसमें से आपके पास ये रिएक्शन होता है, पोटेशियम बाइसल्फाइड बनता है या सोडियम बाइसल्फाइड बनता है, प्लस साथ ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनती है, ये CrO2Cl2 जो आपको नज़र आ रहा है ये गैस है। ठीक है। येलो कलर की या ब्राउन येलो कलर की गैस है कह लें, या लाइट सी रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये गैस जब उस टेस्ट ट्यूब में से जिसमें आपने रिएक्शन किया निकल रही होगी, तो बड़ी आसानी से कलर की वजह से नज़र भी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड आयन मौजूद है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, पास पेपर के वाले से भी इंपॉर्टेंट। यूजेस के शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, अक्सर यूजेस के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों की आसानी के लिए, उसको ज़रूर देख लिया करें। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो डाइंग कलर वगैरह, क्योंकि खुद कलर्ड है तो कलर डाई वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्रीज में क्रोम टैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्रोमियम का यूज़ होता है ना, क्रोमियम यूज़ करते हैं टैनिंग के, टैनिंग होती है ना, जो आप खाल वगैरह होती है जो जानवर की, जो उसके ऊपर आप बाहर वाली साइड पे देखें ना तो एक लेयर है जिसमें बाल लगे हुए हैं, तो वो टैनिंग में हम ये सारी लेयर्स उतारते हैं। बाहर वाली साइड से बालों वाली लेयर उतारी जाती है, अंदर वाली साइड से वो फैट वगैरह वाली लेयर उतारी जाती है, तो उसके अंदर वो मेन जो होता है वो उसको चमड़ा जिससे हम फिर आगे अपने जूते वगैरह बनाते हैं, उसको सुखा के फिर ड्राई करके उस चमड़े के तौर पे उस ये टैनिंग के प्रोसेस में ये यूज़ होता है। उसके अलावा यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने बात की, रिएक्शन वगैरह में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकता है। इसमें आप ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का भी लिख सकते हैं कि क्लोराइड आयन को पता चलाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो, तो ये सारी पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट है जी पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। इसका साल्ट जो है ना, साल्ट ऑफ पर मैंगनिक एसिड HMnO4 पर मैंगनिक एसिड जो है उसका ये साल्ट होता है, ये MCQ के तौर पे याद रखना है। ये एसिड तो अनस्टेबल है और सिर्फ सोल्यूशन में ही पाया जाता है, जैसे वो पीछे क्रोमिक एसिड और
डाइक्रोमिक एसिड आपने पढ़े थे, वो भी सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं और वैसे सॉल्ट फॉर्म में वो अलग से आइसोलेट नहीं होते, अनस्टेबल है। तो ये भी इस तरह ये एमसीक्यू के हवाले से देखने इसको। उसके बाद प्रेपरेशन में इसके ये रिएक्शन दिए हुए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। और एक प्रोसेस का स्टेडलर का दिया, ये नेमिंग रिएक्शन आ गया ना, तो इस नेमिंग प्रोसेस की वजह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इसके चांस ज़्यादा हैं। जो नाम वाले रिएक्शन होते हैं अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, इसलिए स्टेडलर प्रोसेस ये वाला जो ए पार्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप कोशिश करें ज़रूर करें कि इसमें है सिंपल सा कि पोटेशियम K2MnO4 है, पोटेशियम एक है पोटेशियम KMnO4, ये पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। तो जो K2MnO4 है ये पहली लाइन में, लेकिन उसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, जिससे वो हम पोटेशियम पर मैंगनेट बना रहे हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यू आपका बनता है कि जो पोटेशियम पर मैंगनेट आपका है ना, सॉरी पोटेशियम मैंगनेट जो आपका, इसका कलर जो है ना, ये ग्रीन कलर, ये एमसीक्यू में, ये जो पोटेशियम मैंगनीज, ये आखिरी लाइन में पोटेशियम मैंगनेट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ये आपने एमसीक्यू में। पोटेशियम पर मैंगनेट का तो आपको पता है वो पर्पल कलर का होता है ना, तो ये पिंक, डार्क पिंक कलर का होता है। तो ये जो ग्रीन कलर्ड पोटेशियम मैंगनेट है ये ग्रीन कलर का होता है, ये एमसीक्यू यहाँ पे आपका बनता है, ये याद रखना। उसके बाद आपके पास है स्टेडलर का प्रोसेस का शॉर्ट क्वेश्चन बना। स्टेडलर प्रोसेस क्या बनता है, तो उसमें आप क्वेश्चन सिर्फ ये कि पोटेशियम मैंगनेट लेते हैं, उसमें से क्लोरीन गैस पास करते रहते हैं यहाँ तक कि उसका जो ग्रीन कलर है वो बदल जाता है, और पोटेशियम पर मैंगनेट का जो कलर है पर्पल कलर, ये इट बिकम्स पर्पल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमरो, यानी ग्रीन कलर खत्म हो जाता है और पर्पल कलर आ जाता है, तो हम रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा रिएक्शन है। तो ये छोटा सा रिएक्शन है इसका, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अच्छा पॉइंट बनता है, ये ज़रूर आपने कर लेना, इंपॉर्टेंट लग है। उसके बाद लास्ट में ये बी और सी प्रोसेस भी उसकी प्रेपरेशन के, सी वाला शॉर्ट क्वेश्चन में पास पेपर में आया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसको आप डिस्कस करें, और ये शॉर्ट में भी था, और मेरे ख्याल से एक दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रोसेस है। अब आप कहेंगे ये इतना छोटा सा 4 नंबर में, तो उससे आपको गरज नहीं है, आपने जो पॉइंट्स उसमें वो सारे पॉइंट्स आप मेंशन करें, इक्वेशन दें, सारी चीज़ें उसकी आप एक्सप्लेन कर दें, बस आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, चाहे वो एक पेज पे ख़त्म हो जाए, चाहे आधे पेज पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो लेंथ के हवाले से नहीं घबराना, कोशिश करनी जो सवाल पूछा है उसका मटेरियल जो है ना वो पूरे का पूरा कोशिश करें प्रोवाइड करें। अच्छा, इसमें हमारे पास आता है जी कि ये इन दिस प्रोसेस मैग्नेट इज कन्वर्टेड टू परमैंगनेट बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, ये है ना K2MnO4 है, इसका हमने पानी में सोल्यूशन लिया है, वहाँ पे हम मौजूद हैं, पोटेशियम आयन मौजूद है और पर मैग्नेट के MnO4-1 वो मौजूद है, ठीक हो गई। अब इसकी जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ ना, तो पोटेशियम कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो है ना वो इसका आयन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, यानी वहाँ पे नहीं जाएगा, सोल्यूशन है ना पानी के अंदर है, तो पानी की वजह से H+ आयन और OH- आयन भी होते हैं, इसका मतलब पोटेशियम आयन हमारा वहीं रह जाएगा। MnO4 जो है आपका मैग्नेट MnO4-2 जो है, MnO4-2 जो है आयन है, -2 आयन है, वो भी सोल्यूशन में रह जाएगा। अब होता क्या है कि पानी में से जो H+ आयन और OH- आयन है ये अब मूव करते हैं, एक कैथोड की तरफ एक एनोड की तरफ। तो जो OH- आयन है ना वो जब जाते हैं ना एनोड पे पॉजिटिव राड की तरफ, तो वहां पे जाके वो ये वाली ऑक्सीजन जो है ना, नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन फिर पानी तो वहाँ मौजूद है ही है, उसकी मौजूदगी में MnO4-2 जो आयन था उसके साथ रिएक्शन करके उसे -1 आयन में बदल दे। पोटेशियम तो वहाँ सोल्यूशन में पहले से मौजूद है, पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पर मैंगनेट जो MnO4-2 था उसको MnO4-1 में बदल दिया जाता है, ये ऑक्सीजन उसको बदल देती है, ठीक हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन ये बनता है कि जो आपका पोटेशियम मैंगनेट है वो पानी और उस नेस्टेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में पोटेशियम पर मैंगनेट में बदल जाता है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है, और इसको फिर हम अलग कर लेते हैं। तो ये डीप पर्पल रेड रोम्बिक क्रिस्टल इसकी बनते हैं, रोम्बिक प्रिज्म्स। ये एमसीक्यू में आखिरी लाइन में आखिरी वर्ड जो लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू में भी आपने इसको याद रखना।
उसके बाद प्रॉपर्टीज में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ जी MnO4 पर मैग्नेट आयन का MnO4 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक -1 सिंगल बॉन्ड के साथ है, उसके ऊपर -1 चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है। उसके अलावा MCQ में इसका ये डार्क पर्पल लस्ट्रस क्रिस्टल्स होती हैं इसकी, ये MCQ में याद रखना। और डीप पिंक कलर का ये सोल्यूशन बनाता है। सॉलिड फॉर्म में ये डार्क पर्पल कलर का है, लेकिन सोल्यूशन जो बनाता है वो डार्क पिंक कलर का होता है। ये MCQ में आपका आ गया। फिर उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में जो है वो 20 डिग्री सी पे 7% है, और लेकिन हाई टेम्परेचर पे जाए तो जैसे 63 डिग्री सी पे ये 25% तक हल हो जाता है। तो आप जब इसका सोल्यूशन बना रहे होते हैं ना लेबॉर्ट्री में, वो आपकी टाइट्रेशन वगैरह करने के लिए, तो उसमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है इसकी सॉल्युबिलिटी की। तो फिर काफ़ी हद तक वो हाल जो हो जाता है, फिर उसी को हम देख के बड़ी मुश्किल से उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसके रिएक्शन भी दिए हुए हैं सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट के थे, उसी तरह एस्टर्स के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है ये आपके ऑक्सीडाइजिंग, और ये KOH के साथ भी दिया है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग। तो ये आपके पास यानी चार जो रिएक्शन है, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, रिएक्शन ऑफ KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसमें हम इन चारों में से कोई से दो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दे सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट इतना खास नहीं है। उसके बाद यूजेस इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट या जर्मीसाइड जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कई ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक होगा। तो इस हवाले से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक नज़र देख लें जी। क्रोनियम जो है उसमें हमारे पास ये इम्पोर्टेंट ज़रूर लिखा हुआ है, पास पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक्सरसाइज में नहीं किया हुआ है। और ये कैथोड कोटिंग भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एनोड कोटिंग एक्सरसाइज का भी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये ज़रूर करना आपने। और फिर इस तरह ये एक्सरसाइज का सवाल है कि डैमेज टिन प्लेटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो हमने बात की थी कि अगर टिन की डैमेज हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है और आयरन की जो क्रोजन है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करना है। अंडर वट कंडीशन एल्यूमिनियम करोड, एल्यूमिनियम किन कंडीशन में करोड होती है? तो हम कहते हैं जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है ना, एल्यूमिनियम के साथ कोई लेस रिएक्टिव मेटल एज ए इम्प्योरिटी आ जाती है, तो फिर वो डिकम्पोज होना शुरू हो, करोड होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, ये आपने ज़रूर करना। जब भी हमने जो एल्यूमिनियम कापर की एग्जांपल की थी, वो वही वाली बात यहाँ पे फिट हो जाती है कि उस केस में एल्यूमिनियम ही करोड हो रहा था ना, आयनाइज होता जा रहा था, कापर भी तो फर्क नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज का MCQ तो कोई नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ पोटेशियम क्रोमेट इज प्रिपेयर्ड। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों के रिएक्शन लिख दिए हैं जी। और येलो क्राउन का शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, पास इंपॉर्टेंट बारह नहीं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है कि पास पेपर में आ सकते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के आते रहते हैं, तो उस हवाले से पर करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो कोई बात, निकाल स्किप कर। यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूजेस बता दें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये क्लोराइड आयन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर करना आपने रिएक्शन के साथ। और उसके बाद स्ट्रक्चर्स हैं इनके, ये हाउ पोटेशियम पर मैंगनेट इज प्रिपेयर्ड, ये 4 5 7 मेथड इसके दिए। एक्सरसाइज का ये सवाल है तो ज़रूर कर लें। ठीक है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो 3 4 पूछ ले सकते, आया नहीं आज तक वैसे ही शॉर्ट में ना लॉन्ग में, लेकिन अगर आ जाए तो फिर वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे पॉइंट हो सकता है 7, तो इसकी प्रिपरेशन की मेथड आई तो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकते हैं। उसके बाद है जी रिएक्शन ऑफ राइट द रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि भी आते रहते हैं। और यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ये भी ज़रूर करें। स्टेरिल प्रोसेस का शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करें। और ये क्रोमेट की वो इक्विलिब्रियम और बेस का क्या इफेक्ट है, एसिड का क्या इफेक्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है और पास पेपर में भी आया हुआ है, तो ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद है KMnO4 इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कैसे प्रिपेयर होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। और पर मैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर दिया हुआ, जो क्वेश्चन ज़रूर कर लें। तो ये हमारे पास ओवरऑल जिसका चैप्टर आपका ये खत्म हो जाता है, एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। क्वेश्चन वगैरह कोशिश किया करें को पूछे किया करेंगे, पिछले लेक्चर सवाल वगैरह तो कोई भी नहीं पूछते आप,
पिछला लेक्चर पढ़ा कर जो होता है उसको पढ़ें उसको। अब यहाँ पे टेस्ट वगैरह तो ले नहीं सकते यहाँ, वरना वो मैं आपको साथ साथ तैयारी करवाता रहूँ। तो ये है कि आप खुद से तैयारी करते रहे साथ साथ, तो फिर यही है कि चलो तैयारी करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो मेरे से पूछेंगे कि सर ये पिछले टॉपिक में ये पॉइंट समझ नहीं आया ये सवाल, तो फिर उसको हम डिस्कस करते रहे साथ साथ, तो चलो अच्छी तैयारी होती रहेगी साथ साथ। चले ठीक है जी, बस करते हैं।